पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वांटम संख्या के बारे में अध्ययन किया था। अब हम क्वांटम संख्या पर आधारित किस प्रकार सवाल आ सकते हैं उसके बारे में एक उदाहरण देखेंगे कि हमें क्वांटम संख्या का अनुप्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सवाल है Fe3 प्लस आयन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है Fe3 प्लस आयन के लिए, आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए Fe3 प्लस आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मानों को, चारों क्वांटम संख्याओं के मानों को ज्ञात। देखो, ये सवाल पढ़ने में जितना पेचीदा लग रहा है, अगर आपकी बेसिक नॉलेज फंडामेंटल क्लियर है तो ये उतना ही इजी है। सबसे पहले Fe3 प्लस आयन है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए। अब सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि Fe आयरन है, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, तो 26 इलेक्ट्रॉन में अब Fe कौन सी अवस्था में है? 3 प्लस अवस्था में है। तो इसका मतलब 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 में से 3 प्लस अवस्था में है। तो इसका मतलब आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दान कर दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं। और इसमें से जितने भी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से 3 का क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो 26 में से 3 गए, तो 26 में से 3 गए तो 23 23 और 26 6Fe3 प्लस का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आर्गन तक तो हमें वैसे लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये मैं आपको किस तरह अलग से पढ़ाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं, कैसे इसको इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए कि ये जो है, ये जो संख्या है 1 2 3 4, ठीक है, अभी तो आपके सामने 3 तक है। तो ये संख्या n के मान को दर्शाती है, यानी कि किसको दर्शाती है? कोश को दर्शाती है। ठीक है, और ये S P, ठीक है, और S या P जो होते हैं, S P D और F जो होते हैं, ये होते हैं उपकोश। क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। ठीक है, और तो आप देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 18। अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने? 26 नहीं है, 26 में से 3 तो त्याग दिए, 23 है। तो 23 इलेक्ट्रॉन में से 18 का अपन ने व्यवस्थित कर दिया। 18 में से 23 में से 18 गए 5। अगला जो कोश आता है वो आता है 3D, और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे? 3D में चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में है। सबसे बाहर वाले कक्षक को आउटर शेड कहते हैं, बाह्यतम कक्षक, बाह्यतम। ठीक है, या फिर आउटर आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में कहा जाता है, शॉर्ट में। ठीक है, अब देखिए कैसे याद करेंगे। याद करना है हमें, क्या क्या याद करना है? क्वांटम, सॉरी, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n याद करनी है। दूसरी याद करनी है हमें द्विदिशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल n याद करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सी है बताइए? अब तो याद हो गया होगा। हाँ, चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m। ठीक है, और लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल s। आगे बात समझ में, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको। स्पिन घूमना, स्पिन कराते हैं ना तो वो गेंद अपने एक्स पे घूमती है, तभी तो वो स्पिनर बोलते हैं उसको, क्योंकि वो गेंद को क्या करता है? अपने ही अक्ष पर घुमा देता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन मोशन। अब देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इलेक्ट्रॉन संख्या में ये जो आपको अंक दिख रहे हैं ना, ये किसको बता रहे हैं? 1 2 3। अगर 4s आ जाए, 4d आ जाए, 6s आ जाए, 5d आ जाए, तो 6 5 4, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो नंबर होते हैं अंक वाले, वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n को या मुख्य क्वांटम नंबर को। यानी कि 1 2 2 3 3 3, ये जितने भी यहाँ पर अंक दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, स्मॉल n। समझ में आ रही है बात? अब हमें किसके लिए करना है? अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। और अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3d में है। तो हमें अंदर वालों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या देखना है? बस अब लास्ट वाले 3d का देखना है कि 3d में मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी आ रही है। बहुत ही सिंपल है, कौन सी है? साफ साफ आंखें हैं, देख सकते हैं हम। 3 क्या है? 3 है, तो स्मॉल इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आते हैं स्मॉल n पर। तो स्मॉल n इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्मॉल n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी और समझने की बात है, पिछले लेक्चर में ले गई थी। स्मॉल n का मान जितना भी प्राप्त होता है उसको -2 से रेस्पेक्टिवली काउंट करते हैं आगे की ओर। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? जैसे मैं बताता हूँ, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्मॉल n का मान प्राप्त हुआ आपको 3, कितना प्राप्त हुआ? 3। तो स्मॉल n 3 के लिए इसके कितने मान प्राप्त होंगे? जितने भी मान प्राप्त होंगे हम उसको -2 -1 और 0, ये 3 मान प्राप्त होंगे। समझ में आ रही है बात? अब स्मॉल n के लिए जो है, स्मॉल n के लिए हम किसका मान निकालेंगे? m का मान निकालेंगे स्मॉल n की सहायता से। तो आपको पता है, ध्यान से देखना, स्मॉल m इज इक्वल टू होता है 2l प्लस 1। तो 2 × 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 5। स्मॉल m कितना आ गया? 5। लेकिन हम यहाँ पर स्मॉल m बराबर 5 नहीं लिखेंगे। स्मॉल m के 5 मान होंगे जो हम कहाँ से डिनोट करेंगे? -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, और काउंट करेंगे अपन इधर से। ये m बराबर 1, m बराबर 2 के लिए, m बराबर 3 के लिए, m बराबर 4 के लिए और m बराबर 5 के लिए। और अगर m बराबर 6 होगा, होता नहीं है वैसे, लेकिन m बराबर 6 होगा तो 3। तो अपन को क्या लिखना है? 2 लिखना है। कैसा लिखना है? m बराबर प्लस के 2। समझ में आ गई? इस तरीके से। और चक्रण क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी देखो, डी कक्षक है। डी कक्षक में आपने कक्षा 12th में पढ़ा होगा, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करने के लिए डी कक्षक को इस प्रकार बनाते हैं जिसमें 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले याद रखना बच्चों, आपके पास मान लीजिए आप 4 लोग बैठे हो, या मान लीजिए आप 2 लोग बैठे हो घर पे और आपने चाय बनाई। आपको पता नहीं है कितने कप बनी चाय, और आप ये थोड़ी करोगे कि स्टार्टिंग में ले भाई तू 2 कप ले ले, तो 1 कप से थोड़ी सी ज्यादा 1 और कप ले ले। नहीं, आप चाय का वितरण कैसे करोगे? पहले जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं सबको 1-1 कप चाय दे दोगे। उसके बाद अगर चाय बचती है तो आप उनको दोबारा देना स्टार्ट करोगे। समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ये 3D कक्षक है। 3D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक ब्रैकेट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 बनाते हैं। अब हमें 5 ब्रैकेटों में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसे नहीं भरेंगे कि इसमें 2 भर दिए, इसमें 2 भर दिए। ये एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, एक ऊपर एक नीचे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, और ये लो साफ हो गए 5 इलेक्ट्रॉन 3 में। ये तरीका गलत है। पहले हम सबको चाय देंगे, अगर चाय बची तो फिर सबको दोबारा नंबर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 सबके बट में आ गए, और हमारे पास कितने हैं? 5 ही हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसा है? अयुग्मित है। और अयुग्मित कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। मैंने बताया था ना, अयुग्मित के लिए जो मान होगा वो होगा +½ और युग्मित के लिए मान कैसा होगा? -½ ठीक है, मान लीजिए किसी में 10 है तो फिर 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रही है बात? किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में 3d7 है, तो 3d7 को कैसे भरोगे आप? 3d7 को भरने का तरीका है, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 6 and
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अब देखिए, ठीक है, तो इसके लिए इसको डेंस कितना आ गया, +½ आ गया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि Fe3+ आयन में जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे कोश के दूसरे कोश में और चुंबकीय क्वांटम संख्या दूसरे n बराबर +2 अवस्था में, और वो पदार्थ कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, या फिर उसकी क्या होगी, +2 और +½ स्टेट होगी, ठीक है। तो चारों क्वांटम संख्या हो गई। अब मैं आपको जो सवाल दे रहा हूँ, आप उनके सवालों को हल करना। Cu2+ का ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद Fe2+ का कर देना फेरस का। तीसरा आपका है स्केरेडियम 3+, ठीक है। चलो ये 3 ही कर लेना, ये आपका वर्क है, ठीक है। वैसे तो होमवर्क क्या आपसे घर ही हो, तो इसको होमवर्क में कह करके सिर्फ करके देता हूँ, वर्क कह देता हूँ। चलो घर पे करोगे तो ये होमवर्क ही हो जाएगा। तो कॉपर +2, आयरन +2 और स्केरेडियम +3 के लिए, ठीक है, इन तीनों के लिए चारों अलग हो जाएगा, सवाल अजीब सा हो जाएगा। तो सवाल सेट कर देता हूँ मैं, चलो। निम्न के क्वेश्चन है आपका, निम्न आयनों की चारों क्वांटम संख्याओं को परिकलित कीजिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला आप लोगों ने Cu+2 बताया है, ऊपरी, उसके बाद दूसरा है फेरस Fe2+, और तीसरा है स्केरेडियम 3+। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी एलिमेंट उठा सकते हो, वेरिएबल वैलेंसी लेना है, उसमें ध्यान रखना वो आयन हो, ठीक है। आयन होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तीनों आयन के लिए आप करिए और खुद भी चेक कीजिए, सेल्फ चेक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम एक चीज हल्की सी मिस कर गए, कक्षकों का आकार। कक्षकों के आकार में आपको 2 चीजें समझनी है, 2 कक्षकों के बारे में। एक तो है एस कक्षक और दूसरा है पी कक्षक। एस कक्षक जो होता है, नॉर्मली याद रखना है, इसका आकार होता है गोलाकार, ठीक है, इस तरीके का। ये सही से गोला नहीं बना, ठीक है, उससे थोड़ा गोल, एकदम राउंड गोल नहीं बनता, तो आपको जैसे इससे बनना है ना, इसको माइनस बढ़िया सही नहीं बना। एक और बार लास्ट ट्राई कर रहा हूं, गोलाकार, ठीक है, गोलाकार होता है इस कक्षक, ठीक है। और इसमें तो एक बात तो याद रखनी है कि इसमें जो अनुदिश अपन अध्ययन करते हैं, 2 ही विमा में करते हैं, x व y, द्विविमीय, ठीक है। द्विविमीय पी कक्षक जो होता है वो होता है डंबलाकार, ऐसा होता है डंबलाकार। एक और बात आपको थोड़ी सी यहाँ पर ये याद रखनी पड़ेगी कि पी कक्षक जो है वो अक्ष के अनुदिश 3 प्रकार का होता है। तो पहले अपन डंबल, शंकर भगवान डमरू बजाते हैं ना डंबलाकार, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कमर से हवा में 8 बनाना, ये हो गया डंबल, ठीक है, इस तरीके का। तो ध्यान रखना, पी कक्षक 3 दिशाओं में होता है, आकार इसका डबलाकार होता है, एस कक्षक गोलाकार और 2 दिशा 2 अक्ष का उद्देश्य अध्ययन किया जाता है। डी व एफ कक्षक अनियमित आकार के होते हैं, ज्यादा कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है। ई कक्षक में आपको याद रखना है प्रत्येक अक्ष के अनुदिश एक पी कक्षक और होता है।
जैसे पी कक्षक में 3 प्रकार के पी कक्षक होते हैं। एक्स अक्ष का अनुदिश होगा तो पी एक्स, ठीक है, वाई अक्ष का अनुदिश होगा तो पी वाई, और जेड अक्ष का अनुदिश होगा तो पी जेड। ओवरऑल मैं आपको बात बताऊं, कुल मिला के मतलब पूरी बातों का निचोड़ अगर मैं आपको समझाऊं तो पी कक्षक में आपको ये बात ध्यान रखनी है, पी कक्षक में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पी कक्षक होता है वो अक्ष के अनुदिश के आधार पर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता, ठीक है। कौन कौन सा होता है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। अब आपको इनकी स्ट्रेंथ तो पता ही है। एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 10 और एफ में 14 या 14। अब पी के आप देखेंगे, पी में कितने आते हैं? 6। ये हम पूरे पी की बात कर रहे हैं, पूरे पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। और पी कक्षक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये बात और ध्यान रखना कि इन तीनों कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है। ऊर्जा कैसी होती है? ऊर्जाएं समान। और अगर तीनों कक्षक एक दूसरे के समान है, ऊर्जाओं में बराबर है, तो तीनों कक्षाओं की ऊर्जा समान होने के कारण तीनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी कैसे आएंगे? इलेक्ट्रॉन भी समान आएंगे, ठीक है। इस कोटेशन को पूरा कर देता हूँ। ऊर्जाएं समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन भी समान आएंगे। समझ में आ रही है? तो 6 इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से वितरित करेंगे 3 कक्षकों में, 3 पार्टों में बांटेंगे, तो 3 का भाग दो 6 में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। समझ गए पी कक्षक की कहानी? पी कक्षक की कहानी इतनी सी है। 3 अक्ष का अनुदिश 3 प्रकार का होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। टोटल पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीनों प्रकार के पी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है, समान ऊर्जा स्तर के होते हैं। इसीलिए जो 6 इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन होगा तीनों में वो बराबर होता है, 2-2-2 इलेक्ट्रॉनों का होता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें विद्यमान हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम अलग अलग कक्षाओं में दर्शाते हैं, अलग अलग कक्षकों में दर्शाते हैं। उस व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, किसी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, हमने अभी भी क्वांटम संख्याओं में देखा, अलग अलग कक्षकों में अलग अलग होते हैं। तो कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम एक क्रम या हम एक कोटेशन या हम एक विन्यास के द्वारा दर्शाते हैं और उसी विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें कई फायदे होते हैं। इससे हमें इलेक्ट्रॉन का पता चल जाता है किस कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन के युग्मन का पता लगा सकते हैं, या युग्मित है या युग्मित है, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति का भी अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किया जा सकता है। आगे हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु में, नोट करेंगे इस बात को, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षकों में वितरण के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षकों में वितरण को या वितरण के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसके बाद 1-2 लाइन थोड़ी सी लिखना अर्थात करके, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह क्रम है जिसके द्वारा किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न प्रकार के कक्षकों में उपस्थित होने का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत हमें कुछ भी नियमों का अध्ययन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से लिखते हैं, तो कुछ नियम है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला नियम है ऑफ बो का नियम, पढ़ा हुआ सा लगता है ना, ऑफ बो नियम, ठीक है। ऑफ बो या हाफ बो, ठीक है, इसके AUFBOU, हाफ बो, BAU, ऑफ बो, ठीक है। कुछ को सुना सुना सा और कुछ को सुना सुना सा लग रहा होगा। हाँ जी, तो ऑफ बो नियम क्या कहता है? ऑफ बो नियम बहुत सिंपल सी बात कहता है जो हमें बचपन से पता है। हमें ये पता है कि हमें किसी छत पर चढ़ना है और उस छत पर सीढ़ी लगाई हुई है, तो सीढ़ी लगाएंगे और जमीन से भूतल से हम उस घर की छत तक जाएंगे। तो पहला कदम कहाँ रखेंगे? पहली सीढ़ी पर। दूसरा कदम कहाँ रखेंगे? दूसरी सीढ़ी पर। तीसरा, इस तरीके से क्रमबद्धता से हम छत पर चढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी करते हैं उठाया पैर और सीधा 5वीं सीढ़ी पर, फिर उठाया पैर और सीधा 10वीं सीढ़ी पर, ऐसे नहीं करते। यानी कि जो हमारे कदम होते हैं वो क्रमबद्धता से बढ़ते हैं आगे की ओर। बस यही बात इसने कही थी, थोड़ी सी बात बदल दी अपनी। इसने क्या कहा था? किसी भी पदार्थ में या किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं और उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, ठीक है। पहले न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं और उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे, है ना। पहले गरीबों में बांटेंगे फिर अमीरों को देंगे, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ में इस नियम के अनुसार लिखना, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर होता है। इसके बाद लिखेंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, ठीक है। समझ गए? इस नियम को क्या कहते हैं? ऑफ बो नियम कहते हैं। प्राइमरी नियम है, ये प्राथमिक नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डेफिनेट करने का, उसको क्या बोलते हैं, परिभाषित करने का, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने का ये प्राथमिक नियम कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया, ठीक है। किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों में वितरण, ठीक है। जैसे अपन ने अभी Fe3+ का देखा था, सिंपल सा जब Fe3+ आए तो बच जाओ, हम नॉर्मल एक परमाणु ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल परमाणु लेंगे, ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे सिंपल बोरॉन ले लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2 2s2 2p, ठीक है। 1s2 में 2s2 में 2 और p में 1, ठीक है। इसका मतलब हमें साफ पता चल रहा है कि वितरण किस प्रकार से है। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है? 1s वाले में, फिर 2 किसमें है? 2s वाले में, और फिर 1 किसमें है? 2p वाले में। अब देखिए इस नियम से इनकी ऊर्जा भी डिफाइन हो रही है। ऊर्जा किस प्रकार है? ये उच्च है, ये इससे निम्न है और ये इससे निम्न है। यानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में गए, फिर बचे तो इससे अधिक वाले में गए, और फिर भी बचे तो इससे अधिक वाले में गए। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि जिस तरीके से हम नाभिक से दूर जाते हैं, ये नाभिक है, ये इसके चारों मान लीजिए 3 कक्षाएं हैं, और n बराबर 1 है, n बराबर 2 है और n बराबर 3 है। तो नाभिक से दूर जाने पर आकार भी बढ़ता है और ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है, ठीक है ना। समझ गए? चलिए इतना याद रखना है, भूलना नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है तो याद करनी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, और समझ के याद करनी पड़ेगी, रटना नहीं है ना। रट के याद करोगे तो हो जाएगा, और अगर ऐसे रट के याद करोगे हिंदी की तरह, संस्कृत की तरह, सामाजिक ज्ञान की तरह, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बेसिक समझो, अपने 12th के जो बुक है उसको वापस निकालो, 12th की बुक में जो फंडामेंटल बातें हैं, बेसिक बातें हैं, उनको और अच्छे से क्लियर करो,
पढ़ो उनको, ठीक है। 12th की किताब और 11th की किताब में बहुत कुछ है। 11 12 से नीट और जेईई एग्जाम जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इतने बड़े बड़े पेपरों में, ठीक है। तो 11 12 को पहले कंप्लीट करो, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछो। बिना बेसिक के, बिना नीट के आप मंजिल खड़ी नहीं कर सकते, तो पहले उसको कंप्लीट करो, वरना सब किया जाएगा, बाउंस जाएगा सारी चीज़ें। धन्यवाद।